हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द क्लेम टू पैरामाउंसी। तो हमने जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी है उसको हमने पढ़ लिया था। अब हम क्लेम टू पैरामाउंसी हमारी जो अगली पॉलिसी है उसकी हम बात करने वाले हैं। From early 19th century, company persuaded an aggressive policy of territorial expansion। जो भी 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड मतलब 1801 से 19th सेंचुरी 1801 से 1900 तक, तो ये है 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड। तो अर्ली 19th सेंचुरी मतलब जब 19th सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी, जैसे मान लो 1825, तो ये अर्ली 19th सेंचुरी है। मतलब जब 19th सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी उसके आसपास का टाइम पीरियड। तो उसके अंदर क्या हुआ था, कंपनी परसुएडेड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग पॉलिसी लाई। मतलब जो भी ब्रिटिशर्स थे वो अपनी जो भी टेरिटरी है उसको पूरे इंडिया के अंदर बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने बढ़ाने के लिए अलग अलग पॉलिसी डिवाइस की। मतलब वो अलग अलग पॉलिसी लाए, एग्रेसिव पॉलिसी, तरह तरह की पॉलिसी लाए वो। जैसे मान लो उन्होंने रेजिडेंट को इंडियन स्टेट्स के अंदर बैठा दिया था, वो सब्सिडरी अलायंस लेके आ गए थे, तो वैसे अलग अलग तरह की पॉलिसीज लाए थे वो। तो उन्होंने किस किस को एक्सपेंड कर लिया था, बंगाल को एक्सपेंड कर लिया था। बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर में हमने देखा था कि जो बंगाल है उसको उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था, मैसूर को अपने अंडर में ले लिया था। हमने हमारे टीपू सुल्तान वाले वीडियो के अंदर देखा था कि मैसूर जो है उसके साथ में भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी लड़ाई हुई थी। और मराठास, इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने मराठास भी जान लिया था। पहले तो हमने मराठास की स्टोरी जानी थी कि मराठा एम्पायर है क्या, उसके बारे में हमने जान लिया था। और बाद में हमने वार विथ मराठास भी देख लिया था। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे थे अलग अलग पॉलिसी से। तो उन्होंने बंगाल को जीत लिया, मैसूर को जीत लिया और मराठास को भी हरा दिया उन्होंने। फिर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, तो जो ये पॉलिसी है पैरामाउंसी ये है क्या, इसके अंदर था क्या पॉलिसी के अंदर, अंडर लॉर्ड हेस्टिंग। किसके अंडर के अंदर, जो भी लॉर्ड हेस्टिंग थे उनके अंडर के अंदर। तो लॉर्ड हेस्टिंग, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग है, हम पहले वॉरेन हेस्टिंग भी जाना था जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो कब से कब तक गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823। तो वो 1813 से 1823 तक वो गवर्नर जनरल रहे। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग थे उन्होंने ही इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब ये जो पॉलिसी है क्लेम टू पैरामाउंसी, ये कौन लाए थे, ये लॉर्ड हेस्टिंग लाए थे। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये पॉलिसी है क्या, तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं। कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। कंपनी ने बोल दिया था कि हम जो हैं, हम ब्रिटिशर्स जो है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। मतलब इस पूरे इंडिया के अंदर हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे हैं और सभी जो है इंडियंस को हमारी बातों को मानना पड़ेगा। हम पैरामाउंट है और हम सुप्रीम है पूरे इंडिया के अंदर, ऐसा ब्रिटिशर्स बोल रहे थे। तो और भी उन्होंने कुछ बोला, तो अब हम बात कर लेते हैं कि बाद में आगे उन्होंने क्या बोला। तो अब हम क्लेम टू पैरामाउंसी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो कंपनी ने बोल दिया था कि हम सुप्रीम हैं और हम पैरामाउंट है, हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। और कंपनी ने ये भी बोल दिया था कि हमारी जो पावर है वो इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा है। मतलब हम सुप्रीम है और हम पैरामाउंट है और हमारी पावर जो भी इंडियन रूलर्स के पास में है, हमारी पावर उनसे भी ज़्यादा है, ऐसा बोल दिया था कंपनी ने। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन
किंगडम। और कंपनी ने ये भी बोल दिया था कि अगर हमारे अगर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, अगर हमें हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो हम किसी को भी कोई भी धमकी दे सकते हैं। मतलब इंडियन रूलर को हम कोई भी धमकी दे सकते हैं अगर हमें हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तब। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग, मतलब हम उसे इंडियन स्टेट को एनेक्स भी कर सकते हैं। और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम, और हम उसे एनेक्स करने की धमकी भी दे सकते हैं। मतलब हम उस इंडियन किंगडम को एनेक्स भी कर सकते हैं और हम उसे एनेक्स करने की धमकी भी दे सकते हैं, क्योंकि हम तो पैरामाउंट है, हमारे पास इंडियन रूलर से भी ज़्यादा पावर है। एनी इंडियन किंगडम, दिस पॉलिसी कंटिन्यूड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन, और इस पॉलिसी के द्वारा जो ब्रिटिशर्स है वो खुद को बढ़ चढ़कर एक्सपेंड कर रहे थे। मतलब उनका एक्सपेंशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा था, इस पॉलिसी से वो खुद को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी थे, तो अब वो कौन से चैलेंजेस थे, अब हम उसकी बात करेंगे। तो अब हम चैलेंजेस ड्यूरिंग ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमने देखा था कि वो क्लेम टू पैरामाउंट से पॉलिसी लेके आए थे, लेकिन जो उनकी पॉलिसी है वो स्मूथली चल नहीं पा रही थी, उनका जो एक्सपेंशन है वो हो नहीं पा रहा था, उसके अंदर कुछ चैलेंजेस थे। तो अब वो कौन से चैलेंजेस थे, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ कित्तूर, अब ये कित्तूर कहाँ पे है, ये कर्नाटक के अंदर कोई एक किंगडम है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो कित्तूर को एनेक्स करने के लिए गए थे वहाँ पे। कर्नाटक के अंदर जो कित्तूर है उसको एनेक्स करने के लिए जो ब्रिटिशर्स है वो गए थे। रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। अब हम वुमेन के देखते हैं, तो हम वुमेन फ्रीडम फाइटर्स को देखते हैं तो बस हमें तो झांसी की रानी का ही नाम याद रहता है, लेकिन सिर्फ झांसी की रानी ही नहीं थी फ्रीडम फाइटर, और भी बहुत सारी वुमेन्स थी। तो उनमें से एक है रानी चेन्नम्मा। तो जब जो ब्रिटिशर्स है वो कित्तूर को एनेक्स करने के लिए गए थे, तो जो रानी चेन्नम्मा थी उसने अपने हथियार उठा लिए थे। रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स, उन्होंने आर्म्स उठा लिए थे एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट, और उन्होंने एक मूवमेंट को लॉन्च किया। कौन सा मूवमेंट था वो, एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो उन्होंने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट को लॉन्च किया। अरेस्टेड इन 1824, और जब उन्होंने उस मूवमेंट को लॉन्च किया तो कुछ दिनों बाद में उनको पकड़ लिया जाता है, रानी चेन्नम्मा को पकड़ लिया जाता है और उसको अरेस्ट हो जाती है 1824 के अंदर। अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। 1824 में तो वो पकड़ी जाती है और 1829 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। रैयन्ना, अ चौकीदार ऑफ सांगोली इन कित्तूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। अब रानी चेन्नम्मा को तो पकड़ लिया, अब आप सोचोगे कि जो अब वो कित्तूर जो है वो एनेक्स हो गया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब जो रानी है, रानी चेन्नम्मा, उनकी डेथ हो जाती है 1829 के अंदर और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है 1824 के अंदर। तो उनकी एक चौकीदार थी, मतलब उनके महल में एक चौकीदार थी। कौन था, उसका नाम क्या था, रैयन्ना। तो जो रैयन्ना थी वो एक चौकीदार थी, कहाँ पे, कित्तूर के अंदर। कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस, उसने बाद में उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। पहले तो जो मूवमेंट है वो रुक सा गया था, लेकिन बाद में रानी चेन्नम्मा की जो भी चौकीदार थी, रानी रैयन्ना, रानी नहीं थी ये, चौकीदार थी। तो जो रैयन्ना थी उसने उस रेजिस्टेंट को आगे बढ़ाया। तो हमने चैलेंजेस ड्यूरिंग ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा जान लिया, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम चैलेंजेस ड्यूरिंग ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ही वाज कॉट एंड हैंग्ड बाय ब्रिटिश इन 1830। तो जो रैयन्ना थी बाद में उसे भी पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ही वाज कॉट, उसे पकड़ लिया जाता है, एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, और बाद में उसे फांसी पर लटका दिया जाता है 1830 के अंदर।
तो हमने देख लिया कि दो लेडीज़ तो वो थी, एक तो थी रानी चेन्नम्मा, और जब रानी चेन्नम्मा की प्रिजन के अंदर डेथ हो जाती है तो बाद में एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को उनकी एक चौकीदार जो चेन्नम्मा है वो आगे, उनकी जो चौकीदार रैना है वो उनको आगे बढ़ाती है। तो ये तो हमने कित्तूर की बात कर ली। अब और भी जगह पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको चैलेंज फेस करना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वरीड विद द रशियन एक्सपेंशन। तो जो भी रशिया था पहले, तो 1830 के आसपास में जो रशिया था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा था। मतलब रशिया का जो भी रूलर था वो खुद को एक्सपेंड करता जा रहा था, वार कर करके वो उसका एक्सपेंशन हो रहा था। तो जैसे मान लो जो रशिया है वो ऐसे ऊपर वाली साइड में है और इंडिया जो है वो इस वाली साइड में। मान लो ये यहाँ पे कोई इंडिया है और यहाँ पे जो रशिया है वो खुद को एक्सपेंड होती जा रही है। तो जो ब्रिटिशर्स को डर था, क्योंकि जो रशिया थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनकी दोनों की आपस के अंदर बनती नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जो भी रशियन है वो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा कि जो रशियन एम्पायर है वो इंडिया के ऊपर भी अपना रूल कर सकता है, वो इस साइड से इंडिया के अंदर भी आ सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स को ये डर था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें बाकी के एरिया को तो छोड़ के हमें ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है इसे अपने अंडर के अंदर लेना होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वरीड विद द रशियन एक्सपेंशन। वो रशियन एक्सपेंशन से बहुत ही वरीड थी, बहुत ही चिंता थी उसको रशियन एक्सपेंशन की। रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जो भी रशियन है वो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से इंडिया के अंदर भी आ सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एशिया का जो भी पार्ट था, एशिया का बहुत ज़्यादा पार्ट के ऊपर अपना रूल जो है वो कर लिया था। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हमारे इंडिया की बारी है, तो अब वो इंडिया को भी अपने अंडर में ले सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड वियर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842। तो ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की। तो जो अफगानिस्तान है वो कहाँ पे है, वो इस साइड के अंदर है, इस साइड के अंदर अफगानिस्तान है। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जो भी रशियन है वो अफगानिस्तान वाली साइड से ही आएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने पहले जो भी अफगानिस्तान है उसको अपने अंडर में लिया। तो वार चलते रहे अफगानिस्तान के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। 1838 से 1842 तक वार होते रहे, अफगानिस्तान से ब्रिटिशर्स लड़ते रहे और आखिर में जो अफगानिस्तान है वो उनके अंडर में आ ही गया। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। और बाद में जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिंध को भी अपने अंडर के अंदर ले लिया। पहले तो अफगानिस्तान को लिया, फिर सिंध को। सिंध कहाँ पे है? सिंध प्रेजेंट टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था। तो सिंध को भी वो अपने अंडर में ले लेते हैं 1843 के अंदर। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब। अब जो पंजाब है वो यहाँ पर है। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा हमने सिंध को भी जीत लिया और हमने अफ़गानिस्तान को भी जीत लिया, अब हमें पंजाब को जीतना चाहिए। बट इट वाज नॉट सो ईजी टू विन ओवर पंजाब। लेकिन इतना आसान नहीं था पंजाब को जीतना। जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें दिख रहा था कि पंजाब को जीतना इतना आसान नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पंजाब के अंदर ऐसा क्या था कि ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि पंजाब को जीतना इतना आसान नहीं है। तो अब हम चैलेंजेस ड्यूरिंग ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो पंजाब के अंदर ऐसा क्या था कि ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि पंजाब को जीतना इतना आसान नहीं है। महाराजा रंजीत सिंह, तो पंजाब के रूलर कौन थे उस टाइम पे? उस टाइम पे पंजाब के रूलर महाराजा रंजीत सिंह थे। और जो भी महाराजा रंजीत सिंह थे वो बहुत ही ब्रेव रूलर थे। तो ब्रिटिशर्स को दिख रहा था कि इनसे टक्कर लेना लोहे से टक्कर लेना जैसा है। तो उन्होंने सोचा कि जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाएगी तब हम पंजाब को अपने अंडर लेंगे। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, और 1839 के अंदर महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। टू प्रोलॉन्ग्ड वार्स वर फॉट विथ सिख किंगडम एंड पंजाब वाज एनेक्स्ड। और जो महाराजा रंजीत सिंह थे
वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते थे? वो सिख थे। तो सिख जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो सिख थे। तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो ब्रिटिशर्स के बीच में और सिख रूलर के बीच में वार्स होते हैं। तो 2 वार्स होते हैं। 2 वार्स होने के बाद में जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अंडर में पंजाब आ जाता है। तो ये सभी चैलेंजेस थे ब्रिटिशर्स के सामने। तो हमने पहले किसके बारे में जाना? हमने पहले क्लेम टू पैरामाउंसी पॉलिसी के बारे में जाना। वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस की थी। और उन्होंने बोल दिया था कि जो ब्रिटिशर्स है वो सुप्रीम है, वो पैरामाउंट है और ब्रिटिशर्स के पास में सबसे ज़्यादा पावर है। जो भी इंडिया के स्टेट्स थे उनमें से भी सबसे ज़्यादा पावर ब्रिटिशर्स के पास में है। और जो ब्रिटिशर्स है वो किसी भी किंगडम को एनेक्स कर सकते हैं। वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भी कोई भी धमकी दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जब हमने देखा था कि जो भी ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोल तो दिया लेकिन उनके सामने कुछ चैलेंजेस थे। तो ब्रिटिशर्स कित्तूर को एनेक्स करने के लिए गए लेकिन वहाँ की रानी जो है उन्होंने हथियार उठा लिए। वहाँ की रानी कौन थी? रानी चेन्नम्मा। और बाद में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? रानी चेन्नम्मा को पकड़ लेते हैं और उसे जेल के अंदर डाल देते हैं। और जेल के अंदर रानी चेन्नम्मा की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद में उनकी चौकीदार जो है रैयन्ना वो जो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाती है। बाद में उस रैयन्ना को भी पकड़ के उनको हैंग कर दिया जाता है, उनको फांसी दे दी जाती है। और बाद में हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो रशियन एक्सपेंशन से बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि जो ब्रिटिशर्स और जो रशियन है उनकी आपस में बनती नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो ब्रिटेन को जीतने के बजाय हमारी कॉलोनी को भी तो जीत सकते हैं। तो पहले ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है उससे जीतना पड़ेगा। तो पहले ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान के साथ में वॉर किया, फिर अफ़गानिस्तान उनके अंडर में आ गया, फिर उन्होंने सिंध को भी जीत लिया। अब बारी थी पंजाब की, लेकिन पंजाब को जीतना इतना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ के रूलर कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह, और वो बहुत ही ब्रेव रूलर थे। तो जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई तब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हमें इनके साथ में वार करना चाहिए और पंजाब को हमारे अंडर के अंदर लेना चाहिए। तो बाद में उन्होंने पंजाब के साथ में 2 वार लड़े और बाद में उनके अंडर में जो पंजाब है वो आ गया। तो ये सब कुछ हमने हमारे इस वीडियो के अंदर जाना। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारी दूसरी पॉलिसी की बात करेंगे जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.